नमस्कार, आप सभी का स्टडी फॉर गोल्स में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पे खोटा साहित्य की अन्य विधाओं के बारे में बात करेंगे, जो कि आपके जेएसएससी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। जिसमें कि हम आज बात करने वाले हैं श्रीनिवास पांडे जी के बारे में, जो कि प्रदीप कुमार उपनाम जिनका दीपक हो जाएगा, उनके द्वारा यहाँ पर लिखा गया है। इसकी पिछली जो क्लास हुई है वह यहाँ पे सुभाष वर्मा सर के द्वारा ली गई है, तथा उससे जो पहली क्लास हो जाएगी क्लास नंबर 7 वह मेरे द्वारा ली गई है, और बाकी जो क्लासेज है वह रंजीत सर के द्वारा ली गई है। तो एक बार जाकर उन सभी को देख लीजिए, ताकि जो भी चीज़ें हैं वो आपके क्लियर हो जाए। साहित्य की अन्य विधाएँ में जहाँ कि हमें संस्मरण, जीवनी, यात्रा वृत्तांत, ये सभी चीज़ें हमें पढ़नी है, जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगी। श्रीनिवास पांडे के बारे में यहाँ पे बहुत सारी ऐसी बातें बताई गई हैं जो कि आपको जाननी है। हम वही सारी चीज़ें जानेंगे जो कि आपके यहाँ टेक्स्ट में दी गई है। हम वो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जानेंगे जो कि एक्स्ट्रा पॉइंट के तौर पे है, क्योंकि हमें किताब से ही पढ़नी है और किताब से ही सारी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यह जो आज की क्लास हो जाएगी, और जैसे सीजीएल को देखते हुए यहाँ पे बनाई जा रही है, जो कि आपके सिलेबस में ऐड किया गया है। साथ ही साथ मैं बता दूं कि यह क्लास मेरे द्वारा यहाँ पे ली जा रही है। श्रीनिवास पांडे जी का यह जो जीवनी है, या प्रदीप कुमार, मतलब कि उनका जो उपनाम हो जाएगा, दीपक के द्वारा लिखा गया है। तो लेखक के बारे में यहाँ पे कुछ बातें जानेंगे जो कि हमें जाननी जरूरी है। एग्ज़ाम में इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए इनके बारे में कुछ बातें हैं वो हम जान लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, कवि, गीतकार और गायक। ठीक है, ये क्या है? कवि हैं, गीतकार हैं, गायक भी हैं। ठीक है, साथ ही साथ इनका जो उपनाम हो जाएगा वो दीपक हो जाएगा। आपको इनका उपनाम भी याद होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे ऐसे लेखक हैं, कवि हैं, जिनके उपनाम साथ में दिए रहते हैं। जैसे यहाँ पे बंसीलाल बंसी हो जाएंगे। इस तरह के यहाँ पे नाम आपको देखने को मिलेंगे। जी का जन्म 24 जनवरी 1965 को हुआ था। इनका गांव भेंड्रा हो जाएगा, जो कि गिरिडीह जिला में पड़ता है। उस समय बिहार में पड़ता था, लेकिन अभी वर्तमान समय में इसकी बात करें तो भेंड्रा नावाडी जिला बोकारो झारखंड में पड़ेगा। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना होगा कि अगर उस समय का पूछेगा और ऑप्शन में अगर ये चीज़ें नहीं दी होगी, जैसे बिहार के बारे में, तो आपको ये टिक करना होगा। लेकिन अगर बिहार का दिया हुआ रहेगा तो आपको बिहार वाला टिक करना होगा, नहीं तो अदरवाइज आप झारखंड वाला टिक कर सकते हैं। इसीलिए मैं यहाँ पे दोनों चीज़ों को लिख दिया हूँ। बाकी चीज़ें ऐसे टेक्स्ट में नहीं लिखी गई है, सिर्फ यही चीज़ें यहाँ पे दी गई थी। उनका जो गांव है वो भेंड्रा हो जाएगा और गिरिडीह जिला बिहार में हो जाएगा। साथ ही साथ उनके पिता का नाम फिरंगी विश्वकर्मा हो जाएगा और माता का नाम सुमित्रा देवी हो जाएगा। और इनका जो पेशा हो जाएगा, डाकघर में सरकारी नौकरी करते हैं अभी प्रेजेंट टाइम में, ये उसका पद पे कार्यरत है। साथ ही साथ मैं आप सभी को यहाँ बता देना चाहता हूँ कि आप हमारा स्टडी फॉर गोल्स जो ऐप है उसे डाउनलोड कीजिए। साथ ही साथ आपको वहाँ पे कंप्लीट वीडियो लेक्चर, कंप्लीट पीडीएफ नोट्स हैंड रिटन में मिल जाएगा। साथ ही साथ सेक्शनल टेस्ट और फुल एंड टेस्ट, ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जा रही है। 50+ फुल एंड टेस्ट, जिसमें कि सेक्शनल टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें वहाँ पे ऐड करके सारी चीज़ें आपको एक पैकेज के तौर पे प्रोवाइड की जा रही है। तो उसे जाकर आप परचेज कीजिए और अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा मजबूत कीजिए। अब हम बात करेंगे यहाँ पे श्रीनिवास पांडे जी के बारे में। सबसे पहले मैं बता दूं कि हम वही चीज़ें पढ़ेंगे ना कि जो बुक में लिखी गई है, ना कि हम अदरवाइज जो चीज़ें अलग से बताई गई हैं उन चीज़ों के बारे में हम पे चर्चा करेंगे। उन सारी चीज़ों के बारे में जानना है डिटेल में, तो रंजीत सर के द्वारा एक बनाई गई वीडियो है, लगभग उसे 12,000 लोगों ने, ज़्यादा ही लोगों ने देखा है, तो उसे आप जाकर एक बार देख लीजिए। वहाँ पे इनके जीवनी के बारे में पूरी अच्छी तरह से बताया गया है। यहाँ पे यह जो जीवनी है यह प्रदीप कुमार दीपक के द्वारा लिखी गई है। खोरठा के महाकवि श्रीनिवास पांडे जी का जन्म 25 दिसंबर 1920 को कल्याणपुर, झारखंड, धनबाद जिला में हुआ था। धनबाद के काले कोयले खदान के नगर में एक हीरा बनकर चमक रहे हैं। ठीक है, धनबाद एक काले कोयले का खदान है जहाँ पर ये एक हीरा बनकर चमक रहे हैं। जनभाषा खोटा की रचना कर सभी के दिल जीतने में सफल हो गए। जो जनभाषा हमारी है खोटा, उसकी रचना कर, मतलब सबसे पहली जो रचना की गई इनके द्वारा, उसके बाद से ये पूरे जगत में इनके नाम को रोशन हो गया। कहा जाता है कि ये पांडे जी के दादा, ठीक है, इनके जो दादा थे वो नवादा जिले के तुंगी की बेलदारी से आए थे। वे लोग 3 भाई थे। ठीक है, इनके जो दादा लोग थे वो 3 भाई थे। एक भाई कतरासे में निवास करता था, बाकी 2 भाई कल्याणपुर बरवाडा में, जो कि धनबाद जिला में हो जाएगा, वहाँ पे निवास करते थे। अब बरवाडा जो यहाँ पे शब्द आएगा, इसी से यहाँ पे सारी चीज़ें आगे बढ़ती चली जाएंगी। इनके पिता का नाम शालिग्राम पांडे हो जाएगा। अब आपको इनके पिता का नाम भी याद होना चाहिए। इनके पिता का नाम शालिग्राम पांडे हो जाएगा। ठीक है, और इनकी माता का नाम दुखनी देवी हो जाएगा। इनकी माता का नाम दुखनी देवी और पिता का नाम शालिग्राम पांडे हो जाएगा। इनके चाचा जी का, मतलब कि जो जेठा हो जाते हैं, चाचा जी को जेठा बोला जाता है, विशेश्वर पांडे। इनके चाचा जी का नाम विशेश्वर पांडे हो जाएगा, जिनका चावल दाल का दुकान था, मतलब कि किराना स्टोर बोल सकते हैं एक तरह से। किंतु इनके पिता खेतिहर किसान थे।
इनके चाचा जी का तो वहाँ पे जनरल स्टोर था, लेकिन इनके पिताजी एक किसान थे। इनके बड़े भाई राम खिलावन पांडरी थे। इनके बड़े भाई का नाम राम खिलावन पांडरी और इनकी बहन का नाम सावित्री देवी थी। मतलब इससे पता चलता है इन लोग 3 भाई बहन थे, ठीक है, जिनमें कि 2 भाई और 1 बहन हो जाएंगे। 2 भाई कौन कौन से हो जाएंगे, तो एक खुद वो हो जाएंगे श्रीनिवास पांडरी और दूसरा हो जाएगा राम खिलावन पांडरी। और यहाँ पे उनकी बहन का नाम सावित्री देवी हो जाएंगी, जिनकी शादी मनई टांड में हुआ था, ठीक है। इसके आगे अगर हम इनकी शिक्षा के बारे में बात करें तो शिक्षा में हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि 1930 में लोअर प्राइमरी करने के बाद अपनी आगे की शिक्षा जिला स्कूल धनबाद में पूरा किए। जो आगे की शिक्षा हुई वो धनबाद में पूरा किए, ठीक है। लेकिन गरीबी के कारण मैट्रिक से आगे नहीं पढ़ पाए। ये मैट्रिक तक ही पढ़े थे, लेकिन इनके दिल में, इनके मन में और दिल में जो साहित्य के प्रति जो भावना थी वो जग चुकी थी। जितना जग चुकी थी, उसके आगे अगर हम देखते हैं तो इनकी शादी मूर्ति देवी से हुई थी। इनके जो पत्नी हो जाएगी वह मूर्ति देवी हो जाएंगी। पिता की मृत्यु के बाद, इनकी पिता की मृत्यु 9 सितंबर 1939 को हुआ था और माता की मृत्यु 1944 में हो गई थी। के बाद इनका ध्यान अपनी रोजी रोजगार के तरफ चला गया, क्योंकि इनके बाद इनका कोई नहीं रह गया था, तो इनको सारा जो देख रेख था वो खुद से करना पड़ गया था। तो 1946 में पांडे जी ने पूर्णा बाजार धनबाद में एक पान गुमटी खोले, मतलब ये पान की एक दुकान खोले। एक और पान कत्था से उनका हाथ रंग रहा था, तो वहीं दूसरी ओर उनकी कलम से कविता कहानी के कागज रंग रहे थे। लोग पान के साथ साथ उनकी कविताओं का आनंद उठा रहे थे। एक तरफ क्या कर रहे थे कि वो पान से जो सारी दुकान जो चला रहे थे, वो दुकान तो चल ही रहा था, उनका साथ साथ उनका घर चल रहा था, लेकिन दूसरी तरफ उनके मन में साहित्य के प्रति जो भावना थी वो जग चुकी थी। तो वो घर बैठकर या कहीं भी अपनी कविताओं के जो स्वर हैं वो लोगों के बीच में पहुंचा रहे थे। तो इस तरह से उनके मन में भावना, सारी चीज़ें चल रही थी। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने पर भी, उनकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी क्योंकि वो एक गुमटी की दुकान चलाते थे। साहित्य लेखन में कभी उनकी कोई बाधा नहीं आया। गरीब होने के बाद भी कहते हैं ना कि लोग जब आगे प्रोग्रेस करना चाहते हैं तो उनके बीच में कोई भी रोड़ा आ जाए ना, तो उनके बीच में बाधा नहीं बन पाता। अगर आदमी सक्सेस करना चाहता है तो कोई भी चीज़ें उनके बीच में नहीं आ सकती। साथ ही अपने बड़े परिवार, 5 बेटे और 4 बेटी, उनके परिवार में 5 बेटे और 4 बेटी थी, मतलब कि टोटल 9 इनके बच्चे थे। सभी का दायित्व तो अच्छे से उठा रहे थे, ठीक है। 1950 से खोटा के गंभीर रूप से ध्यान देते हुए रचना शुरू कर दिए। अब 1950 में क्या किया ना कि उनका जो ध्यान है वो पूरी तरह से अब साहित्य पर आके अटक गया, ठीक है। 1954 में खोटा की पहली कविता संग्रह, आपको ध्यान देना होगा कि खोटा की पहली कविता संग्रह हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा यहाँ पे बाल किरण। यह खोटा भाषा में बाल किरण लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे बाल किरण हो जाएगा, प्रकाशित हुआ 1957 में। यहाँ पे आगे देखते हैं कि 1957 में खोटा भाषा में मातृभाषा, ठीक है, नाम की एक पत्रिका प्रकाशन किए और इसी वर्ष आकाशवाणी से रांची खोटा की पहली कविता की प्रकाशन हुई। अब क्या हुआ कि पहले तो 1954 में इनके द्वारा यहाँ पे खोटा की पहली कविता संग्रह लिखा गया जिनका नाम बाल किरण हो जाएगा। साथ ही साथ 1957 में उसके 3 वर्षों बाद यहाँ पे मातृभाषा नामक एक पत्रिका का प्रकाशन किया गया और उसी वर्ष आकाशवाणी से इसकी कविता का यहाँ पे प्रकाशन किया गया। तब पांडे जी के नाम से सभी परिचित हो चुके थे। तब तक क्या हो चुका था कि पांडे जी के नाम से जितने भी लेखक थे वो परिचित हो चुके थे। हिंदी साहित्य के नामी साहित्यकार, बुद्धिजीवी लोग सभी इनके प्रतिभा के लोहा मान लिए थे। पांडे जी का खोटा कविता में बड़े बड़े कवि सम्मेलन किए, जिसमें उनका परिचय हरिवंश राय बच्चन, राहुल संस्कृत्यान, श्याम नारायण पांडे, फिर भारत तलवार जैसे साहित्यकारों से उनका परिचय हुआ। जब भी वो सम्मेलन में जाते थे तो वहाँ पे कई तरह के उनको वहाँ पे लेखक कवि मिलते थे, तो उनसे उनका परिचय धीरे धीरे हिंदी साहित्य के जितने जगत के वहाँ पे कवि लेखक थे उनसे उनका परिचय धीरे धीरे होने लगा। राष्ट्रवाणी दैनिक में उनके संपादक श्याम कृष्ण बख्शी, राष्ट्रवाणी एक दैनिक पत्रिका थी जिसमें कि उसके संपादक राम कृष्ण बख्शी थे, बाल किरण पर चर्चा के समीक्षा का प्रकाशित किया। जब श्याम कृष्ण बख्शी और यहाँ पे श्रीनिवास पांडे जी का एक दूसरे के साथ यहाँ परिचय हुआ तो उसका प्रकाशन यहाँ पे किया गया। पांडे जी मेघदूत कालिदास की काव्य खोटा भाषा में अनुवाद करके पूरे साहित्य जगत में हलचल मचा दी है। अब ऐसा एक पहली बार हो रहा था कि किसी खोटा भाषा में, मतलब कि जो क्षेत्रीय भाषा थी उसमें मेघदूत का अनुवाद यहाँ पे किया जा रहा था। तो यह चीज़ देखकर पूरे खोटा जगत या साहित्य जगत के जितने भी लोग थे वो देखकर इस बात को हैरान रह गए कि कौन सा एक लेखक आ गया जिसने इतनी बड़ी काव्य का यहाँ पे खोटा में अनुवाद कर दिया। साहित्यकार राधा कृष्ण लिखते हैं कि उनके विषय में, मतलब श्रीनिवास पांडे जी के बारे में लिखते हैं कि छोटा नागपुरी भाषाओं में सर्वप्रथम खोटा भाषा में श्रीनिवास पांडे
ने मेघदूत का अनुवाद करने का श्रेय प्राप्त किया। ठीक है, इनके द्वारा यहाँ पे ये चीज़ें लिखी जाती है। हालांकि और भी चीज़ें हैं जो कि ऐसे ही बातों में लिखी गई है, लेकिन हमें वो चीज़ें उतनी जाननी जरूरी नहीं है। इनके लेखन के बारे में और भी कई साहित्यकारों ने लिखी है, जैसे डॉक्टर वीर भारत, हंस कुमार तिवारी, रामदयाल पांडे। रामदयाल पांडे लिखते हैं आगे कि मैं इसे वैसे ही प्रयास मानता हूँ जैसा वाल्मीकि ने संस्कृत के लिए अथवा सिद्ध कवियों ने हिंदी के लिए किया है। पाणिनि जी को सभी कवि जी कहकर पुकारते थे। अब यहाँ पे एक और पॉइंट आ जाता है कि आपसे पूछा जाएगा कि पाणिनि जी को क्या कहकर पुकारा जाता था, तो यहाँ पे कवि जी कहकर उन्हें पुकारा जाता था। झारखंड आंदोलन के जन्मदाता विनोद बिहारी महतो, इनका भी आपको साहित्य के अनुविधान में पढ़ना है। और ए.के. राय और कवि जी के बहुत जुड़ाव था। हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि विनोद बिहारी महतो, ए.के. राय और कवि जी के बीच में, मतलब कि श्रीनिवास पांडे के बीच में काफ़ी जुड़ाव था। जब भी वे उस रास्ते से गुजरते थे, ठीक है, धनबाद में जो कि पुराना बाजार था वहाँ पे गुमटी खोलते, तो उस रास्ते से जब भी वो गुजरते थे तो कवि जी के पास पान की गुमटी में 2-4 कवियाँ सुनकर ही वहाँ से गुजरते थे। मतलब कि इनका जुड़ाव आपस में काफ़ी देखने को मिलता था। कवि जी जनवादी थे, मतलब कि वो छायावाद पर कभी उतने सारी चीज़ें साहित्य नहीं लिखा करते थे। वो हमेशा जो यहाँ पे जनवादी चीज़ें थी उन पर यहाँ पे लिखा करते थे। कम्युनिस्ट घोषणा पत्र के इस युग के गीता कहकर पूरी घोषणा पत्र को खोटा भाषा में अनुवाद कर दिया, काव्य अनुवाद किए। इनके कविता से प्रभावित होकर कवित्री और मजदूर नेता रमणी गुप्ता धनबाद में अपने निवास पर प्रत्येक शनिवार को काव्य गोष्ठी करती थी, जहां कवि जी के कविता सुनकर सभी झूम उठते थे। ठीक है, आगे हमें देखने को मिलता है कि पाणिनि जी अपने 40 वर्षों के साहित्य के जीवन में 40 खोटा किताब और 40 हिंदी किताब की रचनाएं की हैं। गरीबी को कभी भी अपने साहित्य के रास्ते में नहीं आने दिए। ठीक है, इनकी हालत उतनी अच्छी नहीं थी, फिर भी वो अपने मतलब रास्ते में कभी भी जो गरीबी है उसकी रोड़ा नहीं बनने दिए, साहित्य को आगे हमेशा लेकर चले। मुझे आज भी याद है ये कविता, जो उस समय भेंडरा गांव, ठीक है, भेंडरा गांव कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे दीपक जी जो हो जाएंगे ना, प्रदीप कुमार दीपक, उनका यह गांव हो जाएगा, जहाँ उनके रिश्तेदार रहते थे। किनके रिश्तेदार, तो यहाँ पे श्रीनिवास पांडे जी के रिश्तेदार रहा करते थे। सुनने को मिलता था, मैं उस समय छोटा था, नाच बंदर नाच रे मोर चाहे बाँच रे, ये कविता उन्हें हमेशा सुनने को मिलता था। उस समय मैं इस कविता को दोहराया करता था, लेकिन बड़े होने पर मुझे इसका भावार्थ समझ में आया। आगे यहाँ पे चीज़ें देखने को मिलती है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड कर देना चाहता हूँ कि नाच बंदर नाच रे मोर चाहे बाँच रे, यह भी रंजीत सर के द्वारा पढ़ाई गई थी, उसे भी आप जाकर देख लीजिए। इससे क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा एग्जाम में। पाणिनि जी के मुख्य रचनाओं का संग्रह इस प्रकार है। ठीक है, यहाँ पे और भी सारी चीज़ें दी गई हैं, लेकिन जो मुख्य मुख्य चीज़ें थी मैंने यहाँ पे लिख दी है। बाल किरण जो कि पहली इनकी कविता हो जाएगी, साथ ही साथ तितकी काव्य संग्रह हो जाएगा, मधु के देश प्राणाय गीत हो जाएगा, रामकथा मृत काव्यम खंड हो जाएगा, मेघदूत का जो अनुवाद हो जाएगा, साथ ही साथ चाबी काठी जो इनका नाटक हो जाएगा, आँखी गीत प्रकाशन 1977 में किया गया जो कि गीत संग्रह हो जाएगा, छोटे जी जो कि हास्य व्यंग्य हो जाएगा, वामपंथी भावना इत्यादि, ऐसे इनके द्वारा बहुत सारी ऐसी कविताएं और यहाँ पे काव्य रचनाएं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि इनके द्वारा यहाँ पे लिखी गई, नाटक हो गई, बहुत सारी चीज़ें लिखी गई। पाणिनि जी रांची विश्वविद्यालय में सिलेबस बोर्ड के सदस्य थे। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पाणिनि जी किसके मतलब कौन से विश्वविद्यालय के यहाँ पे सदस्य थे, तो रांची विश्वविद्यालय के सिलेबस बोर्ड के यहाँ पे सदस्य थे। साथ ही जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग के संपादक मंडल उनको आजीवन सदस्य के रूप में शामिल कर लिए। ठीक है, आगे हम यहाँ पे देखते हैं कि 7 अक्टूबर 1986 को हृदय गति रुकने के कारण, मतलब कि हार्ट अटैक के कारण उनकी मृत्यु हो गई, किंतु उनकी रचना और नाम सदा अमर रहेगा। जिस रास्ते पर पाणिनि जी अकेले चले थे, मतलब कि खोटा को सबसे पहले जो उन्होंने आगे बढ़ाया साहित्य जगत में, आज उसी रास्ते पे हमारे जैसे सैकड़ों खोटा लेखक, कवि और साहित्यकार इस रास्ते पर चल रहे हैं, और इनका जो खोटा में जो सहयोग है वो हमेशा हमारे द्वारा याद रखा जाएगा। तो ये यहाँ पे किताब में यही सारी चीज़ें लिखी गई हैं, तो हमें यही सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़नी है। अब इनसे बनने वाले जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनको हम एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है कि श्रीनिवास पाणिनि जी की जन्म तिथि और ठाव बतावा, तो आपके ऑप्शन हैं 20 अक्टूबर 1930 रामगढ़, 25 दिसंबर 1920 बरवा अड्डा, 28 दिसंबर 1925 रामगढ़, डी 31 दिसंबर 1952 चेटर। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा, 25 दिसंबर 1920 को बरवा अड्डा में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट हमारा है कि मेघदूत काव्य के अनुवाद खोटा भाषाएं कौन बछर भेल रहे, तो आपके ऑप्शन है 1960, 1965, 1950 और डी यहाँ पे 1975। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन 1950 हो जाएगा। इसका प्रकाशन 1968 में हुआ था।
यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भाषाएं कौन बेहतर बोल रहे हैं, ठीक है, मतलब अनुवाद किस वर्ष हुआ था, लेकिन इसका प्रकाशन 1968 में हुआ था और इसका जो अनुवाद 1950 में कर दिया गया था। मेघदूत अनुवाद के कलहत, तो आपके ऑप्शन है श्रीनिवास पांडे, बी ए.के. झा, सी श्याम सुंदर महतो और डी डॉक्टर बी.एन. ओदात। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, श्रीनिवास पांडे जी के द्वारा यहाँ पे मेघदूत का अनुवाद किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि श्रीनिवास पांडे जी पहली कविता संग्रह कौन बछर भेल रहे। तो आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पे ए 1954, बी 1956, सी 1957, डी 1968। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे जो हो जाएगा वो आपका ए नंबर का हो जाएगा, 1954 में किया गया था। और इसका जो पहला कविता संग्रह था वह नाम हो जाएगा बाल किरण, मतलब खोटा में, और यहाँ पे हिंदी में बाल किरण। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है मातृभाषा पत्रिकाएं कौन बछर भरायल रहे, मतलब कि प्रकाशित हुआ था। तो आपके ऑप्शन हैं ए जनवरी 1957, बी फरवरी 1958, जनवरी 1960, डी मार्च 1957। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन जनवरी 1957 में मातृभाषा पत्रिकाएं बछर यहाँ पे हुआ था, ठीक है, इसका प्रकाशन हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है श्रीनिवास पांडे जी के सोबिन की कह के डाका हलक, मतलब कि पुकारते थे, डाक मतलब पुकारना हो जाएगा। तो आपके ऑप्शन हैं कवि जी, बंसी, खूंटी और डी यहाँ पे शांति। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन कवि जी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे है नाच बंदर नाच रे मोर चाहे बाज रे, लेखक कौन गावे सुनल हलो। तो मतलब जो इसके लेखक हो जाएंगे प्रदीप कुमार दीपक, वह कौन से गांव में रहते थे जहाँ पे इनके द्वारा यह कविता सुनी जाती थी। तो आपके ऑप्शन है चेटर, बरवा अड्डा, भेंडरा और डी रामगढ़। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन भेंडरा हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है आखिरी गीत के कौन बछर प्रकाशित भेल रहे। तो आपके ऑप्शन हैं 1976, बी 1977, डी 1954 और यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा 1956। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, 1977 में इसका प्रकाशन हुआ था। नेक्स्ट हमारा है श्रीनिवास पांडे जी के मृत्यु तिथि बतावा। तो आपके ऑप्शन है 1981, बी 1985, सी 1989 और डी 1986। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन 1986 में हो जाएगा, जहाँ की उनकी मृत्यु 7 अक्टूबर 1986 को हृदय गति रुकने के कारण, मतलब कि हार्ट अटैक के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट हमारा और लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा प्रदीप कुमार दीपक के जन्म कौन बछर और कहाँ भेल रहे। तो आपके ऑप्शन हैं 24 जनवरी 1965 भेंडरा, 25 दिसंबर 1920 बरवाडा, सी 28 दिसंबर 1925 रामगढ़ और डी 20 अक्टूबर 1930 धनबाद। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, 24 जनवरी 1965 भेंडरा में इनका जन्म हुआ था, जहाँ की कविता सुना करते थे नाच बंदर नाच रे मोर चाहे बाज रे। साथ ही साथ यहाँ पे मैं कुछ और भी चीज़ें ऐड कर देना चाहता हूँ, जहाँ की हमारे द्वारा यहाँ पे टेलीग्राम चैनल चलाया जाता है, जहाँ की आपको डेली क्विजें प्रोवाइड की जाती हैं। MWS में यहाँ पे झारखंड जीके, ट्यूसडे को जनरल साइंस, थर्सडे को कंप्यूटर और संडे को जनरल जीके यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, जो कि आपके जैसे CGL के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे झारखंड सचिवालय के लिए 50 फुल एंड टेस्ट 199 रुपीज़ में प्रोवाइड की जा रही है, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम, मतलब कि जो CGL है उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे 50 फुल एंड टेस्ट के साथ साथ यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सेक्शनल टेस्ट भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अगर डेली आप यहाँ पे 3 से 4 टेस्ट भी लगाते हैं तो यह बहुत ही जल्दी समाप्त हो जाएगा और इसका फ़ायदा आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट साहित्य ज्ञान विधायक के क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।